Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Transport of respiratory gases and respiratory disorders. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि हाउ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गेट एक्सचेंज्ड। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो पहले आपने अंडरस्टैंड करने हैं। जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर एक गैस एक्सर्ट करती है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। आप पार्शियल प्रेशर को फाइंड कैसे करते हैं? हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो सी लेवल पे है उसका जो प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो ऑक्सीजन का सपोज़ हमने अगर पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 21% जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन इन द एयर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये सी लेवल पे अब पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जो एनवायरनमेंट में होता है। अब जो ये गैशियस एक्सचेंज होती है वो दो तरह की एक्सचेंज है। एक तो है पल्मोनरी एक्सचेंज जो कि होती है एट द लेवल ऑफ, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे या एक्सटर्नल एक्सचेंज कहेंगे, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और एक होती है टिश्यू एक्सचेंज। जो टिश्यू एक्सचेंज है डेट इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। So now this is the sketch through which we will understand the exchange of gases taking place between the alveoli and the blood vessels. So we have already discussed about this thing that the partial pressure of oxygen is 159 millimeter of mercury, और अगर हम उसी कैलकुलेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालें तो डैट विल बी 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये जो पार्शियल प्रेशर्स हैं दीज आर ऑफ इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर दैट इज़ एंटरिंग इनसाइड द अल्वेलाई। ये अल्वेलाई का पोर्शन है जिसमें ये इनहेल्ड एयर एंटर हुई जब वो इस पे पहुंची। अब इनहेल्ड एयर जो कि अल्वेलाई में एंटर हुई, अब अल्वेलाई में ऑलरेडी क्योंकि ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट होती है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी ऑक्सीजन की निस्बत कम होती है। तो अल्वेलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का डेट इज़ कैलकुलेटेड एज 104 और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है डेट इज़ 40। So now this is showing, this is the left side of the heart that contains the oxygenated blood. This is the right side of the heart that contains the deoxygenated blood. Now from alveoli, this oxygen will now enter inside the blood and it is now taking in by the deoxygenated blood जो कि कैरी आउट हो रहा है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स में एंटर होती है, वो क्यों एंटर होती है? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जो ब्लड लेकर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है फॉर द ऑक्सीजनेशन। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो क्वांटिटी होती है, जो पार्शियल प्रेशर होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का, वो होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है जो कि है 45। अब हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया था कि जो
गैसेस हैं वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पे मूव करती हैं। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 40 है, तो ऑक्सीजन विल मूव ओवर देयर। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है और इस अल्विलाई के अंदर डेट इज़ 40, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव ओवर देयर। अब जब ऑक्सीजन इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में एंटर हो जाएगी, जब इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगी तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट विल बिकम 40। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पल्मरी वेन के थ्रू लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर होगा और उधर से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू इट गेट रिलीज्ड। इसका मतलब यही पार्शियल प्रेशर अब एओर्टा में सस्टेन रहेगा 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यूनिट सेम रहेंगे, अगर हम उसको मेंशन ना भी करें यहाँ पे तो आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है डेट इज़ 40। अब यहाँ पे मैंने शो किया टिश्यूज़ में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। अब यहाँ से गैसेज ने टिश्यूज़ के अंदर एंटर होना है। अब टिश्यूज़ में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे लेस देन 40 होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन 45 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रही है और ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एओर्टा है उससे आगे आर्टरीज़ में गया, आर्टरीज से कैपिलरीज़ बनी। जो ये एक पूरा प्रोसेस है कि एओर्टा से सब डिवीज़न से बनती हैं आर्टरीज़ और आर्टरीज़ की सब डिवीज़न से बनती हैं आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स की सब डिवीज़न से बनती हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ फॉर्म करती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स फॉर्म दी वेन्स एंड वेन्स फॉर्म दी वेना कैवा। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज़ होती हैं दे आर अराउंडिंग द टिश्यूज़, कैपिलरीज़ आर सराउंडिंग द टिश्यूज़। सो from high partial pressure now this oxygen gets enter in the tissues and carbon dioxide is entered in the vena cava। सो यहाँ से अब ये ब्लड हो गया डीऑक्सीनेटेड अगेन, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज़। और जब यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि जो फिर एक्सहेल्ड एयर होती है, एक्सहेल्ड एयर उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है डेट इज़ 116 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ये सब कैलकुलेटेड अमाउंट्स हैं। इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अब जो एक्सहेल्ड एयर जो बाहर एंटर होगी that contains this amount of partial pressure of oxygen and carbon dioxide specifically. So now we are going to discuss about the transport of oxygen. So oxygen जो transport है वो 1 to 3% as dissolved in plasma और जो होता है 97% ऑक्सीजन जो है वो एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है। अब हीमोग्लोबिन जो कि जिसके दो पार्ट्स हैं, हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, एक है ग्लोबिन पार्ट डेट इज़ दी प्रोटीन और एक है इसका आयरन पार्ट यानी कि एफी कंटेनिंग रीजन जो है, एफी कंटेनिंग पार्ट जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। दिस वन पोरफायरिन रिंग्स जिसके साथ अटैच होती हैं 4 पायरोल रिंग्स। ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं
दे आर अटैच्ड विद वन आयरन एटम, और जो आयरन एटम भी Fe+2 होता है, यानी कि फेरस होता है। तो इसमें होता क्या है कि अब क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 जो है ना, दीज आर दी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसका मतलब इसमें 4 आयरन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 आयरन एटम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ ए Hb मॉलिक्यूल, ये 4 आयरन एटम्स इसके साथ अटैच हैं, लाइक दिस वन, ये Fe+2 है, एंड दिस वन एंड दिस वन। अब क्या होगा कि हर एक के साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाएगी। तो इससे जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है वो ये मिलता है कि 1 हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड होती है विद 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द मिलीलीटर। और जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का है 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है उस को साथ बाइंड करता है। अब इसमें हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं, हम अब कैलकुलेट कैसे करना है कि एक पर्सन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है या ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो अगर सपोज़ हम ये कहते हैं कि एक पर्सन का जो हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो है 15, या हम ये कहते हैं जैसे कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन कंटेन 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम 1.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और उसके साथ जो हमारे पास आंसर आएगा उससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि ये उसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ये है। अगर उसकी Hb12 है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, हमें उसका वहाँ से उस आंसर से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। अब हीमोग्लोबिन जब बाइंड करता है ना, हीमोग्लोबिन जब बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये टेम्परेरी बाइंडिंग होती है। 4 अब चेन्स हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, इट विल फॉर्म Hb4O2। अब उसके बाद क्या होगा कि अब ऑक्सीजन तो एंटर होती जा रही है, इट इज़ गेटिंग अटैच्ड। अब जब ऑक्सीजन आती जाएगी तो ये O4 हो गया, फिर और ऑक्सीजन एंटर हुई, इट गेट Hb4O6, फिर और ऑक्सीजन एंटर हुई तो इट विल गेट Hb4O8। तो इसलिए हम जनरली इस फार्मूले को लिखा जाता है HBO2, दैट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फार्मूला है वो डिवाइड करने के बाद इस तरीके से मेंशन होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि 4 जो ऑक्सीजन है वो एक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ऑक्सीजन जब एंटर होती जाती है, हम इनहेल करते हैं, ब्लड में जाती है, जो अभी हमने एक्सचेंज को सारा डिस्कस किया कि ब्लड में जब ऑक्सीजन गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन होनी है लाइक दिस वन, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू solve and to clear your concepts. When oxyhemoglobin is formed, oxyhemoglobin कब बनती है? जब हाई पार्शियल प्रेशर होता है अल्वियोलर एयर का, जब कार्बन डाइऑक्साइड का हाई प्रेशर होता है ब्लड में, या लो होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अल्वियोलर एयर में, या लो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में, या बोथ A&B या बोथ C&D और नन ऑफ दीज। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन वो है 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, एंड दैट इज एट द सी लेवल। व्हेन वी टॉक अबाउट लंग्स की जब हम बात करेंगे
तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जबकि ये हमने डिस्कस किया कि सी लेवल पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये फिर अलविलाई में जब पहुंचता है तो 104 रह जाता है, ये हमने डिस्कस किया इससे पहले। अब इस पॉइंट पे 115 वाले प्रेशर पे जो ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी है या ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑफ हीमोग्लोबिन वो है 19.6 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड। और इसको कहते हैं हम कि जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ इन दिस पॉइंट हमें कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ 98% सैचुरेटेड हो जाती है। तो इसका मतलब जब अल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत हायर पार्शियल प्रेशर होगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की तो टिश्यूज़ में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है दैट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है फिर टिश्यूज़ में। तो इसको अंडरस्टैंड करें, अल्वियोलर एयर में हायर पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो वो बाहर से, यानी कि जो अल्वियोलर एयर में अगर हायर पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो वो बाइंड करेगी, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। अब ब्लड में क्यों होना चाहिए, ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है जब एक्सचेंज होनी है, ये बात हो रही है जो हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया वो ये बात थी कि जब अल्वियोलर एयर से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था वो कितना था 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो ब्लड था डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसमें कितना था 45, जबकि अल्वियोलर एयर में जो ये मैंने इस तरीके से बनाया था याद हो आपको, तो यहाँ पे 104 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 40, जबकि जो ब्लड है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 यानी कि ज़्यादा। तो क्या आंसर आएगा इसका, बोथ ए एंड बी। रिमेंबर दिस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी टू हीमोग्लोबिन। इसमें सबसे पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसकी जो एफिनिटी होती है विद हीमोग्लोबिन दैट इज़ 20 टाइम्स मोर देन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस शोज़ दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। टेम्परेचर की बात करेंगे तो दैट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ Hb। एंड अगर हम बात करें अब pH की, pH में क्या होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इंक्रीज इन pH will increase Hb binding capacity with hemoglobin। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो pH है जब pH ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी, सॉरी। जब pH ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब pH
ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयंस की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी। जब पीएच कम होगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन आयंस जो हाई एफिनिटी रखते हैं एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन, दे हैव हाई एफिनिटी एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो किधर बाइंड होंगे? दे बाइंड विद प्रोटीन पार्ट, यानी कि जो ग्लोबिन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया भी हुआ एमसीक्यू कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट के साथ अटैच होते हैं? तो ये प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं तो ऑक्सीजन फिर अटैच नहीं हो पाती, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन। Now we will discuss about the transport of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 20% और प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ 5%, एज कार्बोनिक एसिड 70% बाई कार्बोनेट आयन के तौर पे ये ट्रांसपोर्ट होती है, और स्मॉल अमाउंट कंबाइन पोटेशियम आयंस के साथ कंबाइन होकर मूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम बाइकार्बोनेट आयन की एग्जांपल ले रहे हैं तो ये अब डायग्राम से आपको नज़र आ रहा होगा। टिश्यू सेल्स में जब मेटाबॉलिज्म होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर सिस्टेमिक कैपिलरीज में एंटर हो जाएगी। सिस्टेमिक कैपिलरीज में एंटर होके इट विल एंटर इन द कार्बन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, जिसमें जिंक एज ए एक्टिवेटर यूज़ होता है, उसकी प्रेजेंस में इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इस कैपिलरी से, इस रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लोराइड आयंस जो हैं वो रेड ब्लड सेल के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ ड्यू टू ट्रांसमेम्ब्रेन एक्सचेंज। अब होता क्या है, क्योंकि इस सेल के अंदर से जब नेगेटिव आयंस जो हैं, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, वो इस सेल से बाहर आ जाएंगे इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, तो नेगेटिव आयंस की कमी को पूरा करने के लिए जो क्लोराइड आयंस हैं वो सेल के अंदर मूव कर जाएंगे, और जो सोडियम आयंस होते हैं, जो क्लोराइड आयन के साथ सोडियम आयंस हैं, वो इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ अटैच होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। फिर ये जो है मूव करता है टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से द प्लाज्मा में मूव करते हुए ये पहुंच जाते हैं जब बाइकार्बोनेट आयंस इन द अल्वियोलर कैपिलरीज। वहाँ पे जो पल्मोनरी जो कैपिलरीज़ हैं या अल्वियोलर जो कैपिलरीज़ हैं, वहाँ पे ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करेंगे जो हीमोग्लोबिन उसे प्रोवाइड करेगा, और क्लोराइड आयन इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट आयंस बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। अगेन कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होगा उसी एंजाइम की प्रेजेंस में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर अल्वियोलस में एंटर होगी, और वहाँ से इट विल एक्सचेंज आउटसाइड द बॉडी। So this is how transport of carbon dioxide takes place. Now, this is the difference between hemoglobin and myoglobin. Hemoglobin are present in a red blood cell, myoglobin are present in muscle fibers. hemoglobin जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इसलिए इसको टेट्रामेरिक प्रोटीन कहा जाता है। मायोग्लोबिन में मोनोमेरिक प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। It is also known as oxygen transporter of the body. It is known as muscle hemoglobin because it is present in the muscles. Binds to 4 oxygen molecules क्योंकि ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है। 4 इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 आयरन एटम्स होते हैं। ये बाइंड करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मेन ऑक्सीजन कैरियर है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो मसल्स को हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है।
लेस एफिनिटी है इसकी ऑक्सीजन के लिए, इसकी है मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन। डू नॉट स्टोर ऑक्सीजन, ये स्टोर कर सकता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और बाद में जब सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की तो ये उसे प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड होते हैं जबकि मायोग्लोबिन में 153 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हम देखेंगे डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉज करता है ये। सिम्टम्स इसके हैं फीवर, क्रॉनिक कोफ, टायर्डनेस, नाइट स्वेट, एंड इट इज ए कंटेजियस डिजीज जो एक से दूसरे में स्प्रेड होती है। नेक्स्ट इज एम्फिज्मा। हेयर यू कैन सी द अल्विलाई विद एम्फिज्मा, ये डिग्रेडेशन हो चुकी है, इनकी ब्रेक डाउन हो चुकी है अल्विलाई की। सो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें अल्वियोलर वॉल जो है ब्रेक डाउन हो जाती हैं, लॉस देयर इलास्टिसिटी, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है। कॉज क्या है? फ्रॉम मैनी ईयर्स ऑफ स्मोकिंग, और इफेक्ट्स परमानेंट होते हैं एंड इनक्योरेबल। तो अगर हम इसके अब सिम्टम्स देखें, डिफिकल्टी ब्रीदिंग में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, कॉफिंग, चेस्ट टाइटनेस, मॉर्निंग हेडेक्स, वेट लॉस, फटीग, डिफिकल्टी स्लीपिंग, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, स्वोलन एंकल्स, ये सब के सिम्टम्स हैं। अब देखते हैं लंग कैंसर। तो एबनॉर्मल सेल मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्म मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जिसे हम कार्सिनोमास कहते हैं। कार्सिनोमास इम्पीड करते हैं हेल्थी लंग टिश्यू में एंटर हो जाते हैं और ब्रीदिंग डिफिकल्ट बना देते हैं। इसके कॉजेज देखें, कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, सिगरेट स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। एक्सपोजर टू रेडॉन, हैवी गैशियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि रॉक, सॉइल एंड सम बिल्डिंग्स में प्रेजेंट होता है। और एस्बेस्टोस जो कि इंसुलेशन एंड सीलिंग टाइल्स में प्रेजेंट होता है। आप सिम्टम्स देखिएगा लंग कैंसर के, तो लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उसमें आता है परसिस्टेंट कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होते हैं। नाउ दीज आर द एमसीक्यूज, और इसकी स्टेटमेंट देखिएगा और ऑप्शंस देखिएगा एंड देन आई विल गिव द आंसर ओवर इट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।